सोचो आप एक गुफा के अंदर हो। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा है। आपके पास खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, फोन में बैटरी तक नहीं है। ऑक्सीजन हर मिनट कम होती जा रही है। वापस जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है। और बाहर आपके घर वालों को यह भी नहीं पता कि आप जिंदा हो भी या नहीं। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? थाईलैंड के नॉर्थ में एक केव है थैमलुएंग नाम की, जो लगभग 10 किलोमीटर लंबी है। 23 जून 2018 को वाइल्ड बोर नाम की लोकल जूनियर फुटबॉल टीम के 13 लड़के, जिनकी उम्र लगभग 11 से लेकर 16 साल तक की थी, अपना प्रैक्टिस सेशन खत्म करने के बाद अपने असिस्टेंट कोच इकाफोन कांथावोंग के साथ इस केव को एक्सप्लोर करने जाते हैं। उनका प्लान सिंपल था। केव के थोड़ा अंदर तक जाएंगे, 1 घंटा रुकेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन नेचर का कुछ और ही प्लान था। उन 13 लड़कों में से एक सोंगपोंग कांथावोंग नाम का लड़का, जो उसी टीम का मेंबर था, वहां जाने से मना कर देता है और वापस अपने घर चला जाता है। लेकिन किसी को आइडिया तक नहीं था कि आगे चल के यही लड़का इनके लिए एक वरदान साबित होने वाला था। अब ये लोग केव के अंदर तो चले जाते हैं उसे एक्सप्लोर करने, लेकिन बाहर हैवी रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पानी गुफा के अंदर एंटर होने लग जाता है और धीरे धीरे पानी का फ्लो बढ़ता ही जाता है। अब जैसे जैसे पानी बढ़ रहा था, वैसे वैसे ये सब लोग बचने के लिए और अंदर जाते जा रहे थे। ये करते करते वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जो पानी के लेवल से 124 फीट ऊपर थी, और यहाँ पर वो सेफ थे। और ये जगह पटाया बीच नाम की जगह से थोड़ा ही आगे थी। अब जैसे ही शाम होने लगती है, इन बच्चों के पेरेंट्स को चिंता होने लगती है। वो उनके हेड कोच को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन किसी वजह से वो उनका फ़ोन नहीं उठा पाते। अब पेरेंट्स पैनिक होने लग जाते हैं क्योंकि रात हो चुकी थी। अब जैसे ही हेड कोच अपना फ़ोन चेक करता है, वो देखता है कि 20 मिस कॉल आ रखी हैं बच्चों के पेरेंट्स की। वो तुरंत समझ जाता है कि बच्चे घर नहीं पहुंचे और फ़ौरन टीम के असिस्टेंट कोच इका फ़ोन को कॉल करता है। अब क्योंकि असिस्टेंट कोच केव के अंदर था और सिग्नल नहीं था, फ़ोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी, तो जाहिर सी बात है कि कॉल नहीं लग पाता। अब हेड कोच उन 13 बच्चों को एक एक करके कॉल करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी को कॉल नहीं लगता। लेकिन एक चीज़ें अच्छी होती है, और वो ये है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि उन 13 बच्चों में से एक बच्चा वापस घर चला गया था। उसी बच्चे को अल्टीमेटली कॉल लगता है और वही बच्चा उन्हें बताता है कि उसकी पूरी टीम और असिस्टेंट कोच थैमलुएंग केव के अंदर गए थे। हेड कोच जैसे ही ये सुनता है, तुरंत लोकल अथॉरिटीज़ को अलर्ट कर देता है। अब जो उन बच्चों के साथ असिस्टेंट कोच था, वो फुटबॉल कोच होने के साथ साथ एक मॉन्क भी था और काफ़ी समझदार था। वो समझ चुका था कि यहाँ से खुद बच्चों को लेकर निकलना इम्पॉसिबल है। उसे वेट करना होगा और सिचुएशन को संभालना होगा जब तक हेल्प नहीं आ जाती। वो बच्चों को स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक्स के साथ साथ मेडिटेशन सिखाता है, ताकि बच्चे पैनिक ना हो, क्योंकि खाना उनके पास कुछ है नहीं और ऑक्सीजन भी हर मिनट कम होती जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो लोग सर्वाइव कर सकें। वहाँ की गवर्नमेंट तुरंत नेवी सील की एक टीम तैयार करती है और वहाँ भेजती है। मल्टीपल वाटर पंप्स लगाए जाते हैं ताकि पानी को बाहर निकाल सकें, लेकिन बारिश कॉन्टिन्यूसली हो रही थी, तो पानी का लेवल कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे करते करते एक दिन और निकल जाता है। 25 जून को नेवी सील के डाइवर्स ट्राई करते हैं अंदर जाने का, लेकिन उस पानी में मिट्टी मिलने के कारण विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी थी। स्पेशल लाइट्स होने के बावजूद भी कुछ दिख ही नहीं रहा था। और नेवी सील्स के जो डाइवर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से नहीं होती, इस सिचुएशन के लिए उन्हें तैयार नहीं किया जाता। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ब्रिटिश केवर वर्नॉन अंसवर्थ को बुलाते हैं, जो उस दौरान उसी रीजन में रह रहे थे। दरअसल उनके पास 24 तारीख को ही कॉल चला गया था। वो सजेस्ट करते हैं कि इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन नेवी सील अकेले नहीं कर सकता, ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग चाहिए। वो गवर्नमेंट को सजेस्ट करता है कि उन्हें BCRC से हेल्प लेनी चाहिए, यानी ब्रिटिश केव रेस्क्यू काउंसिल। एक दिन बाद यानी 27 जून को इंग्लैंड से 3 एक्सपीरियंस्ड केव डाइवर्स आते हैं, जिसमें रिक स्टैंटन और जॉन वॉलंथन नाम के 2 बहुत एक्सपीरियंस डाइवर्स भी होते हैं। अब ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। अलग अलग कंट्रीज़ हेल्प करने आगे आ रही थी, जैसे USA से एक स्पेशल एयरफोर्स टीम आती है, ऑस्ट्रेलिया और चाइना से स्पेशल डाइवर्स आते हैं, इंडिया से भी पंप मैन्युफैक्चरर्स के एक्सपर्ट कर्लोस्कर ब्रदर भी वहाँ हेल्प करने जाते हैं, और भी कई कंट्रीज़ हेल्प करने आगे आती हैं। मीनवाइल जो लोकल पुलिसमैन थे, वो अपने स्निफर डॉग्स के साथ जो माउंटेन के ऊपर का एरिया था उसे सर्च कर रहे थे कि शायद यहाँ से कोई रास्ता मिल जाए और वो बच्चों तक पहुँच सकें। और तो और दर्जनों ड्रोन्स और रोबोट्स भी यूज़ किए गए थे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। जैसे ही पानी का लेवल थोड़ा कम होता है, ये ब्रिटिश डाइवर्स अंदर जाते हैं। इनका गोल सिंपल था कि पटाया बीच एरिया तक इन्हें पहुंचना है केव के अंदर, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि हो ना हो बच्चे वहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो एरिया था
वो एलिवेशन पर था, यानी थोड़ी ऊंचाई पर था केव के अंदर। अब जैसे ही डाइवर्स थोड़ा अंदर जाने लगते हैं, बाहर रेनफॉल दोबारा स्टार्ट हो जाती है और 5 दिनों तक कॉन्टिन्यूसली रेनफॉल होने की वजह से ऑपरेशन को 2 जुलाई तक सस्पेंड कर दिया जाता है। पूरे 9 दिनों से बच्चों ने कुछ खाया नहीं था, बहुत वीक हो चुके थे वो सब। अब 2 जुलाई को जैसे ही वेदर ठीक होता है, सर्च ऑपरेशन दोबारा स्टार्ट हो जाता है। जॉन वॉलंथन और रिक स्टैंटन, जिन्हें इंग्लैंड से बुलाया गया था, वो और उनके साथ थाई, चाइनीज और ऑस्ट्रेलियन डाइवर्स की एक टीम अब केव के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है और कई घंटों की मुश्किल डाइव करने के बाद वो लोग पटाया बीच तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर वो क्या देखते हैं कि वहां पर कोई है ही नहीं। अब इन डाइवर्स के पास 2 चॉइसेस थी। पहली सेफ चॉइस थी कि वापस बाहर चले जाते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भरकर वापस ट्राई करेंगे, और दूसरी चॉइस ये थी कि सिलेंडर्स में इतनी ऑक्सीजन तो है कि हम थोड़ा अंदर तक जाके देख सकते हैं, एक रिस्क ले सकते हैं ताकि बच्चों तक पहुंचा जा सके। वो दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं और थोड़ा अंदर जब वो पहुंचते हैं तब जॉन वॉलंथन, जो कि सबसे आगे थे, उन्हें सेंस हो जाता है कि कोई तो वहाँ पर है। और वो क्या देखते हैं कि सारे बच्चे और कोच मेडिटेट कर रहे हैं। उन 12 लड़कों में से एक लड़का ये नोटिस कर लेता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है और तेज की चिल्लाता है। ये चीख सुनकर दोनों ब्रिटिश डाइवर्स उनके पास पहुंच जाते हैं। उन बच्चों से पूछते हैं, How many of you? 13. Brilliant. बच्चों को तसल्ली हो जाती है कि हेल्प आ चुकी है, अब जल्दी ही बाहर भी निकल जाएंगे। लेकिन मिशन यहाँ पूरा नहीं हुआ था, प्रॉब्लम्स तो अब आने वाली थी। उन बच्चों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल टास्क था। दरअसल इनमें से किसी को भी प्रॉपर स्विमिंग नहीं आती थी कि वो लोग अंडर वाटर, ऑलमोस्ट जीरो विजिबिलिटी और इतना वीक होने के बावजूद डाइव करके बाहर तक पहुंच सके। प्रोफेशनल डाइवर्स के लिए भी ये करना बहुत मुश्किल था। आप इस बात से आइडिया लगाओ कि उन बच्चों तक पहुंचने में उन्हें 6 घंटे लग गए थे। और क्योंकि ये केव एक सीधी केव नहीं थी, मतलब इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स था। कहीं पर इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी तो कहीं बहुत कम थी। कहीं पर से ये केव बहुत ज़्यादा वाइड थी तो कहीं इसका जो नैरोएस्ट पार्ट था वो सिर्फ 2 फीट चौड़ा था। अगले दिन यानी 3 जुलाई को 7 नेवी सील्स, जिसमें एक डॉक्टर, पाक लोहार शून भी होते हैं, वो प्रॉपर फूड, पानी और मेडिसिन लेकर बच्चों के पास पहुंच जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि जब तक सारे बच्चे बाहर नहीं निकल जाते वो वहीं उनके साथ रहेंगे ताकि उनकी हिम्मत न टूटे और हौसला बंधा रहे। अब डाइवर्स के लिए सबसे मुश्किल टास्क था उन बच्चों को जल्दी बाहर निकालना, क्योंकि ऑक्सीजन नीचे गिरकर सिर्फ 15% रह गया था, जबकि एक नॉर्मल ह्यूमन को सरवाइव करने के लिए एटलीस्ट 19.5% चाहिए होता है। रेस्क्यूअर्स के पास सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला, कि मॉनसून के ख़त्म होने तक वेट किया जाए ताकि वाटर लेवल कम हो जाए। दूसरा ऑप्शन था कि केव के ऊपर जो पहाड़ है उसे ड्रिल करके एक दूसरा रास्ता बनाया जाए ताकि बच्चों को वहाँ से ऊपर निकाल लिया जाए। और लास्ट ऑप्शन था कि सभी बच्चों को डाइविंग सिखाई जाए और बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन ये तीनों ही ऑप्शन पॉसिबल नहीं थे। उन बच्चों को इतने कम समय में डाइविंग सिखाना पॉसिबल नहीं था और 4 किलोमीटर 6 घंटे तक डाइव करने में प्रोफेशनल डाइवर्स की हालत ख़राब हो गई थी, तो ये मासूम बच्चे कहाँ से कर पाते। और अगर रास्ते में कोई पैनिक हो गया तो इंस्टेंट डेथ हो सकती थी। 2 दिन और निकल जाते हैं। अब 6 जुलाई को एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे सबको समझ आ जाता है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल 5 जुलाई को रात के करीब 8:30 बजे एक फॉर्मर थाई नेवी सील ऑफिसर सैमन कनन चैम्बर 3 से पटाया बीच ऑक्सीजन सिलेंडर रखने गए थे और वापस आते वक्त ऑक्सीजन ना मिलने के कारण यानी 6 जुलाई को सुबह 1 बजे डाइविंग के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद अथॉरिटीज़ को समझ आ चुका था कि जब एक एक्सपीरियंस नेवी सील केव में डूब सकता है तो 11 से 12 साल के इन बच्चों को बाहर निकालना कितना मुश्किल है। अब अथॉरिटीज़ दूसरे ऑप्शंस को कंसिडर करने के लिए सोचती है कि क्यों ना माउंटेन के ऊपर से ड्रिल करके बच्चों को बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन ये जो केव है ना, ये माउंटेन्स के नीचे है और केव से 1 किलोमीटर ऊपर तक सिर्फ चट्टानें हैं और उन्हें ड्रिल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ये भी गारंटी नहीं है कि ड्रिल करके वो सही जगह पर पहुंच पाएंगे या नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद भी ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी जाती है क्योंकि और कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ड्रिलिंग के दौरान एक मशीन का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें काफ़ी लोग इंजर्ड हो जाते हैं, जिसके बाद ड्रिलिंग के इस प्लान को कंटिन्यू नहीं किया जाता। अब तीसरा जो ऑप्शन था यानी वेट करने का, वो भी फिजिबल नहीं था क्योंकि जुलाई में मॉनसून जस्ट स्टार्ट हुआ था और वेदर डिपार्टमेंट ने भी बता दिया था कि आगे बारिश कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी।
और अगर वेट करेंगे तो जिस एरिया में बच्चे अभी हैं वो भी पूरा डूब जाएगा। और क्योंकि ऑक्सीजन भी धीरे धीरे कम हो रही थी, इस ऑप्शन को कंसीडर करना बेवकूफ़ी होती, इसलिए अथॉरिटीज़ इस प्लान को भी ड्रॉप कर देती है। जब सारे ऑप्शंस बंद होते नज़र आ रहे थे तब रेस्क्यूअर्स एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं कि वो बच्चों को कीटामाइन नाम का एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाएंगे और बेहोश करके उन्हें बाहर निकाल लेंगे ताकि बीच रास्ते में कोई भी बच्चा पैनिक ना करे, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया से एक एनेस्थेटिस्ट रिचर्ड हैरिस को बुलाया जाता है। क्योंकि एनेस्थेटिस्ट होने के साथ साथ वो एक प्रोफेशनल केवर भी थे, उन्हें 30 साल का एक्सपीरियंस था ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन करने का। उन बच्चों को अब एनेस्थीसिया दिया जाता है, फुल फेस डाइविंग मास्क के साथ वेट सूट और डाइविंग जैकेट्स पहनाई जाती है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को उनकी छाती से बांध दिया जाता है। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 13 इंटरनेशनल केव डाइवर्स और 5 थाई नेवी सील्स को चूज किया जाता है, यानी टोटल 18 लोगों को ये जिम्मेवारी दी जाती है कि वो लोग उन बच्चों को बाहर निकालें, जिनका प्लान था कि पहले बच्चों को एनेस्थीसिया देंगे और सारी चीज़ें पहनाने के बाद उन्हें एक डाइवर के साथ एक रस्सी के थ्रू बांध देंगे ताकि पुअर विजिबिलिटी के चलते किसी वजह से वो कहीं खो ना जाए या छूट ना जाए। अब उस पूरी केव के अंदर जगह जगह ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स के साथ साथ 90 और प्रोफेशनल डाइवर्स को तैनात कर दिया जाता है ताकि जैसे ही बच्चों को लेकर डाइवर वहाँ पहुँचे तो ऑक्सीजन कम नहीं पड़नी चाहिए। जैसे ही ऑक्सीजन कम हो वो तुरंत सिलेंडर को रिफिल कर दें और अगर ज़रूरत पड़े तो बच्चों को दोबारा एनेस्थीसिया दिया जाए, क्योंकि कीटामाइन नाम का ये एनेस्थीसिया एक शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया है जो सिर्फ 1 घंटे तक ही बच्चों को बेहोश रख सकता है। और ऐसा हुआ भी, बच्चों को बाहर लाते वक्त मल्टीपल टाइम्स उन्हें एनेस्थीसिया दिया गया। अब इन सारे बच्चों को एक ही दिन में नहीं निकाल लिया गया। पहले 4 बच्चों को 8 जुलाई को रेस्क्यू किया गया और हॉस्पिटल तक एम्बुलेंस में पहुंचाया गया। एक पूरे दिन सभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स को रिफिल किया गया और 9 जुलाई को बाकी 4 बच्चे और 10 जुलाई को रिमेनिंग जो 4 बच्चे थे उनके साथ साथ उनके असिस्टेंट कोच को भी सक्सेसफुली बाहर निकाल लिया गया। वो 12 बच्चे और उनका असिस्टेंट कोच सेफली बाहर आ गए और रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। इन 13 लोगों की तो जान बच गई, लेकिन पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पहले थे सैमन कनन जो एक फॉर्मर नेवी सील ऑफिसर थे और दूसरे थे बेरूट पाकबारा जिनको रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ब्लड इन्फेक्शन हो गया था, जिसके चलते उनकी डेथ हो गई थी। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 10,000 से भी ज्यादा लोग जुट गए थे, जिसमें कई देशों की 100 गवर्नमेंट एजेंसीज शामिल थी, 100 से भी ज्यादा डाइवर्स, 100 नेवी सील्स, 900 पुलिस ऑफिसर्स, 2000 सोल्जर्स, 700 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और दर्जनों रोबोट्स और ड्रोन्स यूज किए गए थे। और उस दौरान पूरी दुनिया में सिर्फ यही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। 12 Thai boys and their soccer coach, trapped deep inside a cave for nearly 20 days, have been rescued. अगर आज की डेट में आप वहां जाएंगे तो आपको केव के बाहर सैमन कनन का एक स्टैचू दिखेगा, जिसके नीचे आपको कुछ वाइल्ड बोर्स दिखेंगे जो उन बच्चों की फुटबॉल टीम का नाम भी था। वो स्टैचू दर्शाता है कि किस तरह बच्चों को बचाते हुए सैमन कनन ने खुद को कुर्बान कर दिया। ये पूरा इंसिडेंट हमें सिखाता है कि अगर हमारे अंदर हिम्मत है, पेशेंस है, तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार कर सकते हैं। और जीवन में कई ऐसे मौके भी आते हैं जब फ़र्ज़ आपकी ज़िंदगी से भी बड़ा बन जाता है। ऐसे और रियल लाइफ सर्वाइवल इंसिडेंट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।